वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इस पे हम प्रयास कर रहे हैं कि जो टॉपिक्स आने की संभावना है, जिससे प्रश्न बन सकते हैं, उन टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर किया जाए और साथ में उन टॉपिक्स से संबंधित यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के ही अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको भी यहाँ पर सम्मिलित किया जाए। और ये हमारी सीरीज बाइलिंगुअल है, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमारे क्रैश कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ के लिए हमारे क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इनको ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी करके सिलेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा बीपीएससी, यूकेपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक ईजिली अवेलेबल हो। तो आइए अब हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक, और एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी आप लोग सजेशंस दे रहे हैं टॉपिक्स के, जैसे कि ज्योग्राफी, यूपी से रिलेटेड स्कीम्स हो गई या फिर एंशिएंट हिस्ट्री, तो जो भी आपके सजेशंस हैं मैं प्रयास करूँगी आगे आने वाले वीडियोस में हम उन टॉपिक्स को भी कवर करें। एंड फिलहाल हम आज का अपना टॉपिक देखते हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर। देखिए, ईश्वर चंद विद्यासागर एक सोशल रिफॉर्मर थे, इनके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। तो इनसे संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है वो सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। 1820 से लेकर 1891 तक ये जीवित रहे और ये 19वीं सेंचुरी के, इसका मतलब सोशल रिफॉर्मर थे और सोशल एक्टिविस्ट थे। इनका कंट्रीब्यूशन किस किस क्षेत्र में था? एजुकेशन में था, महिलाओं से संबंधित अधिकार के लिए था, साथ में ये एक सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे भारत में। तो ये एसोसिएटेड थे हिंदू फीमेल स्कूल से जो 1849 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसी को आगे चलकर क्या कहा गया था? बेथून फीमेल स्कूल। और ये जो बेथून फीमेल स्कूल था ये नाम रखा गया था जॉन इलियट बेथून के नाम पर, जो कि एक स्कॉटिश सिविल सर्वेंट थे और जिन्होंने स्कूल के जो मिशन था उसको सपोर्ट किया था। तो बेथून फीमेल स्कूल के संबंधित कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर इससे संबंधित थे। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसके बाद लिखा हुआ है इन्होंने सर्व किया था स्कूल के सेक्रेटरी के रूप में कई सालों तक। इन्होंने कई वर्षों तक स्कूल के, ये जो बेथून महिला स्कूल था, इसके सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्कूल के करिकुलम को डेवलप करने में और एजुकेशनल फिलॉसफी को डेवलप करने में, ठीक है। और देखिए, ये जैसा पॉइंट है कि इन्होंने स्कूल के सेक्रेटरी के रूप में काम किया, तो ये शायद आपको उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ना लग रहा हो, लेकिन इससे भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर रखा है। आगे और पॉइंट्स देख लेते हैं। अगस्त 1878 में क्या हुआ था? ये जो बेथून स्कूल था इसको मिला दिया गया था बंग महाविद्यालय से और ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा क्या किया गया था? चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी यानी कि बाल विवाह और बहु विवाह का भी विरोध किया गया था। यहाँ पर स्पेस होगी, ही अपोज्ड होगा। और इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? वेताल, पंचविंशति, शकुंतला और सितार वनवास। तो ये थोड़े नाम हैं, इनसे प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है इनसे संबंधित। जो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा था जिसे बाद में बेथून महिला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा? तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, यानी कि कौन सेक्रेटरी के रूप में जुड़ा था। तो अब आपको आंसर पता है कौन जुड़ा था? ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है।
देखिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है मैंने, लेकिन 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया है, यूपी पीसीएस के 2022 के प्रीलिम्स में। उसमें हमारे सामने कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के नाम दे दिए गए थे और सामने उनके जो उनसे संबंधित कार्य या पद थे वो दिए थे और हमको उनको मैच करना था। तो मैं आपको बताती हुई चलती हूँ। जैसे एक नाम था डीके कर्वे, तो डीके कर्वे का जो संबंध है वो किससे है? वो है विडो रिमैरिज एसोसिएशन से। ये विडो रिमैरिज एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे डीके कर्वे। और उसके बाद दूसरा नाम है जेईडी बेथ्यून, जो हमने अभी ऊपर देखा। इनका किससे संबंध है? इनका संबंध है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से, जो हम देख चुके हैं, राइट। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक नाम थे, और उनका किससे संबंध है? तो वो संबंधित थे कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो याद रखिएगा एक पॉइंट जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी रहे हैं। और चौथा नाम है बीएम मालाबारी। बीएम मालाबारी कौन थे? इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये 4 नाम है जिसमें से हमने 2 को यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आप उनको याद रखिएगा। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं जानने की ज़रूरत है जेईडी बेथ्यून के बारे में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित भी जो इम्पोर्टेंट पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते थे वो हमने देख लिए हैं। अगर बाकी फिर कुछ भी अगर पूछ लिया जाएगा तो वो सबके लिए ही नया होगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारी समझ में आ रहे थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी हम हर चीज़ कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो हमारा है टॉपिक वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी ये एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी और विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट थी। इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट की थी 1916 में। और होम रूल लीग से मतलब क्या समझ में आया? कि भारत में स्वशासन, यानी कि ये सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रही थी भारत में। हमने जब लाला लाजपत राय को डिस्कस किया था तब भी हमने होम रूल लीग के बारे में देखा था। उन्होंने भी एक होम रूल लीग स्टार्ट की थी और एक होम रूल लीग स्टार्ट की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। और इनके द्वारा अन्य क्या कार्य किए गए? 1898 में इन्होंने स्टैब्लिश करा था सेंट्रल हिंदू स्कूल, आगे चलकर जो बीएचयू कहलाया। ठीक है, और उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा 1917 में, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती थी। देखिए, ये ब्रिटेन की ही थी, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी, लेकिन ये कार्य भारतीयों की आज़ादी के लिए कर रही थी कि उन्हें स्वशासन मिले, बेसिकली इसलिए कार्य कर रही थी। और इसीलिए इनको अरेस्ट भी किया गया था। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है कि इन केस कभी स्टेटमेंट में ऐसा कोई पॉइंट पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इनको भी अरेस्ट किया गया था, इनकी जो राजनीतिक गतिविधियां थी उसके लिए। साथ में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे जो लीडर्स थे उनके साथ मिलकर भी काम किया था। और ये पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की फीमेल प्रेसिडेंट थी। तो पहली फीमेल फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? एनी बेसेंट थी। और कौन से वर्ष में बनी थी? 1917 में बनी थी। और पहली भारतीय फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, कि पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी हमारी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी थी। और ये जो सरोजनी नायडू जी थी ये कौन से वर्ष में बनी थी प्रेसिडेंट कांग्रेस की? ये 1925 में बनी थी। तो सरोजनी नायडू जी जो थी, सरोजनी नायडू जी पहली कौन सी थी? पहली भारतीय महिला, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। ठीक है, तो वो पहली महिला तो थी लेकिन पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट नहीं थी। तो पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू थी, 1925 में बनी थी। और ये कौन से अधिवेशन में बनी थी? कानपुर के अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी कानपुर में उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट ने 1917 में अध्यक्षता की थी। और 1917 की ये जो मीटिंग थी ये कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। 1917 में कलकत्ता में हुई थी। तो यानी बेसेंट ने उसको हेड किया था। और इनको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि ये, कई इंडियन लीडर्स ने क्रिटिसाइज किया था क्योंकि एक ये फॉरेनर थी और फॉरेनर होने के बावजूद ये भारतीय राजनीति में आ रही थी बीच में। ठीक है, इसलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स स्टेटमेंट्स में ऐसे पूछे जा सकते हैं और हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है।
इसके अलावा एनी बेसेंट एक सोसाइटी से भी जुड़ी थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ऑफ इंडिया, ये 1879 में हेनरी स्टील अल्कॉट के द्वारा स्थापित की गई थी। पहले ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ये इनिशियली 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी, ठीक है। और न्यूयॉर्क में इसको किसने स्थापित किया था? इसको स्थापित किया गया था हेलेना ब्लवात्स्की के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत में 1879 में हेनरी स्टील अल्कॉट ने स्टैब्लिश किया और भारत में आकर इसका हेडक्वार्टर क्या रखा गया था? अडयार, चेन्नई, यानी कि उस समय का मद्रास। और इसकी जो ब्रांचेस थी वो पूरे भारत में फैली हुई थी। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी जो टीचिंग्स थी वो कहाँ कहाँ से प्रभावित थी? वो हिंदुइज्म से भी प्रभावित थी, बुद्धिज्म से भी प्रभावित थी, और जो पश्चिमी जो टीचिंग्स हैं उनसे भी प्रभावित थी, ठीक है। और साथ में इससे कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स संबंधित थे? तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो जैसे जो प्रमुख नेता थे वो लोग भी इससे जुड़े हुए थे। और साथ में आपको पता है कि इसकी जो प्रेसिडेंट है इसको हेड कौन करेंगे आगे चलकर? एनी बेसेंट। तभी एनी बेसेंट के साथ हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया भी देख लिए। उसके बाद हम एक और लीडर देखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे इनका जन्म 1817 में कलकत्ता में हुआ था, बंगाली फैमिली में। इनके अब जो रचनाएं हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है मनेर मानुष और ब्रह्मो धर्मा, ठीक है। तो ये जो रचनाएं हैं वो कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्होंने ब्रह्म समाज के ये को फाउंडर थे। ब्रह्म समाज किसने स्टैब्लिश किया था? राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। उनको अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन इन्होंने भी इसको को फाउंड किया था। इन्होंने लड़कों और लड़कियों दोनों की शिक्षा को बढ़ावा दिया था और इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो बालिका स्कूल की स्थापना में मदद की थी। तो इनका संबंध किससे था? कलकत्ता में ब्रह्मो बालिका स्कूल से देवेंद्रनाथ टैगोर का संबंध था। फिर हम देखते हैं, हम आते हैं अब राजा राम मोहन रॉय पे। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के, और इनको फादर कहा जाता है मॉडर्न इंडिया के रेनेसां का, यानी कि भारत के पुनर्जागरण का, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। इन्होंने पर्शियन और अरेबिक पढ़ी थी, साथ में इन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया और काफी सूफी मिस्टिक जो थे, सूफी जो हमने देखे हैं संप्रदाय थे, उनसे संबंधित भी इन्होंने अध्ययन किया था। साथ में इन्होंने प्लेटो और अरिस्टोटल की भी चीजों को की भी रचनाओं को पढ़ा था। इन्होंने संस्कृत भी पढ़ी थी और वेदास और उपनिषद भी पढ़े, तो ये काफी ज्यादा इन्होंने अध्ययन किया था हर चीज का। तो ये पॉइंट्स में पूछा जा सकता है, इसीलिए याद रखिएगा। और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये एक पर्सनल दीवान के रूप में काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। किसके पर्सनल दीवान रहे? पहले ये वुडफोर्ड के पर्सनल दीवान के रूप में काम किया, फिर डिग्बी के। देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कई बार एकदम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं ये पॉइंट्स। अदरवाइज इनसे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जिस पॉइंट से, वो ये है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियाज रेनेसांस कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। इसके अलावा इन्होंने रिजाइन कर दिया था, पर्सनल दीवान जो थे उसके पद से इन्होंने 1814 में रिजाइन कर दिया था। फिर ये कलकत्ता चले गए और आगे का जीवन इन्होंने सुधार लाने में, यानी कि रिफॉर्म्स लाने में समर्पित कर दिया। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि इनको राजा की जो उपाधि थी वो किसी के द्वारा दी गई थी जो इनके नाम में लगता है, राजा राम मोहन रॉय। तो ये जो राजा की उपाधि है किसने दी थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, क्योंकि इन्होंने अकबर द्वितीय के लिए कुछ कार्य किया था। साथ में ये जो थे ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न मॉडर्न थॉट से, यानी कि जो पश्चिमी आधुनिक विचार थे इन्होंने पढ़ा था, प्लेटो एरिस्टोटल सबको, और उनसे भी ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए। इन्होंने सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा दिया और इन्होंने क्या कहा कि सभी मनुष्य समान है। साथ में एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि ये इस्लामिक मोनोथीज्म, इस्लाम में एक ईश्वरवाद की बात होती है कि उनके अलग अलग ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर की बात की जाती है, तो ये इससे भी काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स में ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं, इन्होंने कहा था कि जो वेदांत दर्शन है हमारे हिंदुइज्म में, वो भी एकेश्वरवाद से ही प्रभावित है। उसका भी जो फंडामेंटल मैसेज है वो क्या है, एकेश्वरवाद। उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इन्होंने लिखी है तुहफतुल मुवाहिद्दीन। तुहफतुल मुवाहिद्दीन जो है ये, इसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है, तो इनका एक कार्य ये है, और दूसरा है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस भी इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर आत्मीय सभा कलकत्ता में स्टैब्लिश की थी इन्होंने 1814 में। आगे चलकर देखिए, ये पॉइंट्स आपको थोड़े रटने ही पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है। उसके बाद कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1821 में की थी। मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो मेनली हिस्ट्री में, और उसमें कुछ ईयर्स लिखे हों, तो आप सारी चीज़ें क्रोनोलॉजी में याद करिए। कि आप ये याद करिए कि पहले इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा इस्टेब्लिश की, फिर आगे चलकर इन्होंने 21 में ये काम किया और 28 में ये काम किया। तो आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें आसानी से लंबे समय तक याद रहेंगी। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी, 1828 में। इसको स्टार्टिंग में ब्रह्मो सभा कहा जाता था और बाद में ये ब्रह्म समाज कहलाया। साथ में इन्होंने 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर स्टैब्लिश किया था हिंदू कॉलेज। ठीक है, और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में इनके द्वारा की गई थी, और यहाँ पर इंडियन लर्निंग भी प्रोवाइड की जाती थी, साथ में वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंसेस के बारे में भी नॉलेज दी जाती थी। देखिए, तो अब आपने इनके जीवन से संबंधित कई सारे ईयर्स आपके सामने आ गए हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सीक्वेंस में याद करिए तो आसान ही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने एक हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, नहीं, सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा स्टैब्लिश की। उसके बाद ये आत्मीय सभा कलकत्ता में स्टैब्लिश की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हिंदू कॉलेज 1817 में स्टैब्लिश किया। फिर इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 में किया। फिर 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज स्टैब्लिश किया, और 1828 में ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश किया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स ईयर के साथ 1817 फिर पॉइंट लिख लीजिए क्या किया, फिर 1821 फिर जो किया वो लिख लीजिए। तो ऐसे आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। आगे देखते हैं, इन्होंने कुछ जर्नल्स भी इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसमें ब्रह्मैनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, ये एक बंगाली जर्नल थी और ये साप्ताहिक रूप से निकाली जाती थी। मिरातुल अखबार जो है ये पर्शियन वीकली था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस भाषा का था, और ये साप्ताहिक था या रोज निकाली जाने वाला अखबार था। ये सारे पॉइंट्स भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में ये मेंशन किया है। उसके बाद अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि इनमें से किसके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या अक्षय कुमार दत्त के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापना की गई थी आत्मीय सभा की। देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जो आपका आने वाला है 14 मई को। इससे आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो इसको चांस को मत खोइए और अच्छे से जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप इस क्रैश कोर्स का बेनिफिट लेकर अपना स्थान प्रीलिम्स के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में ला सके, प्राप्त कर सके अपना स्थान। तो वापस चलते हैं। अब हम ये क्वेश्चन हमने देख लिया, इसका आंसर ए है। देन अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। डेविड हेयर, ये हारे गलत लिखा है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो किसने की थी, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय। तो आपको इसका आंसर पता है, डी हो जाएगा। फिर देखते हैं, यहां पर हमको बताना है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले में कहा गया है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था,
ये बिल्कुल सही बात है। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ये जो मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। दूसरे में कहा गया इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया था। तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको अभी बताया है कि वो ह्यूमंस की इक्वालिटी पर बिलीव करते थे। तो जब इक्वालिटी पर बिलीव करते थे तो रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए किसी स्पेशल क्लास की ज़रूरत तो महसूस नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो इसका विरोध करते थे। और इन्होंने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि जो वेद हैं वो अचूक हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इन्होंने वेदों को अचूक नहीं बताया है। करेक्ट आंसर बी होगा यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एक आप बस आंसर दीजिएगा कमेंट में कि जो सती अबॉलिशन एक्ट आया था, अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट, ये आया था 1829 में। तो इसको लाने में एक हमारे सोशल रिफॉर्मर थे, उनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन से सोशल रिफॉर्मर थे जिनके प्रयासों से 1829 में सती को अबॉलिश करने के लिए एक लॉ लाया गया था। और इस समय पर वाइसरॉय कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इस समय पर वाइसरॉय थे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जब एक्ट आया था तो उस समय का वाइसरॉय कौन था, राइट। तो फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से सोशल रिफॉर्मर इससे संबंधित थे। अब हम बढ़ते हैं अपने, देखिए तो आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है ये गवर्नमेंट स्कीम भी है और करंट अफेयर भी। देखिए इसका फुल फॉर्म जो है वो है प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ये जब योजना लॉन्च की गई थी, बेसिकली इसके बारे में बताया गया था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था, तब इसका फुल फॉर्म ये बताया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली यूनियन बजट में जो लॉन्च हुआ है उसमें पीएम प्रणाम योजना का नाम फिर से आया है। तो इसमें जो फुल फॉर्म बताया गया है वो है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो ये थोड़ा सा वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, मैं इसका हिंदी में बता देती हूँ। तो रिस्टोरेशन क्या हो गया? पुनर्स्थापना करना मदर अर्थ की। मदर अर्थ के संबंध में हमें जागरूकता फैलानी है, उसको नरिशमेंट देना है यानी कि पोषण प्रदान करना है। और एमिलियोरेशन का मतलब होता है सुधार, सुधार करने के लिए बेसिकली ये कार्यक्रम है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है उसको कम किया जाए और उसके स्थान पर बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। तो कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों का प्रचार। तो वैकल्पिक पोषक तत्व क्या होंगे? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स हमने दो देख लिए हैं, हमने इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया। एक और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और इसके कारण सरकार को बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी देनी पड़ती है। ठीक है। तो सब्सिडी को कम करना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा तो इसके लिए कोई सेपरेट बजट नहीं होगा, इसको फाइनेंस किया जाएगा सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी अंडर स्कीम्स रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। यानी कि कोई अलग बजट नहीं रखा जाएगा और उसे उर्वरक विभाग द्वारा संचालित जो योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत है इसके माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। तो ये पॉइंट इसके संबंध में याद रखिएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो 70% अनुदान है इसका उपयोग किया जाएगा कि ऑल्टरनेट जो फर्टिलाइजर्स होंगे और ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स यानी कि वैकल्पिक उर्वरक और वैकल्पिक उर्वरक जो उत्पादन इकाइयां हैं इनकी तकनीकी अपनाने से संबंधित कुछ एसेट का निर्माण किया जाएगा। ऐसे एसेट्स बनाए जाएंगे कि जो इनसे संबंधित तकनीक को अपना सके। और बाकी जो शेष 30% अनुदान है इसका उपयोग क्यों किया जाएगा? किसानों, पंचायतों और जो किसान उत्पादक संगठन होते हैं यानी कि FPOs, साथ में स्वयं सहायता समूह, इन सबको पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो ऑल्टरनेट जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग करें। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रीसेंट स्कीम है और ये जो स्कीम है इसको गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। गोवर्धन स्कीम को फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो
एग्रो रिसोर्सेज धन, यानी कि जो गोवर्धन स्कीम थी ये, इसका मेन एम क्या था कि कन्वर्ट किया जाए बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है इसको कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जाए, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था, गोवर्धन स्कीम को लॉन्च किया गया था 2018 में, और इसके माध्यम से प्रयास किया गया था कि जो फार्मर्स की इनकम है वो भी बढ़ सकेगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस योजना को गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस योजना से संबंधित, वो हमने देख लिया है। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर, मैं प्रयास करूँगी उसको रिजॉल्व करने का। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।